श्रीनिवास रामानुजन एक छोटे से शहरी रोड तमिलनाडु में 22 दिसंबर 1887 को पैदा हुए। उनका परिवार बहुत सिंपल और गरीब था। पापा साड़ी की दुकान में क्लर्क थे और मम्मी घर संभालती थी। पैसों की हमेशा दिक्कत थी, फिर भी मम्मी पापा ने रामानुजन को पढ़ाई के लिए हमेशा सपोर्ट किया। बचपन में रामानुजन बहुत शांत और क्यूरियस थे। उनको नंबर से पागलपन वाला प्यार था। वो खुद ही नंबर्स लिखते रहते और उनमें पैटर्न ढूंढते रहते। 5 साल की उम्र में स्कूल गए। कई स्कूल बदले पर मैथ्स में हर जगह नंबर 1 थे। 10 साल तक पूरे जिले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैथ्स में टॉप कर गए। सब लोग समझ गए कि ये लड़का मैथ्स में कमाल करने वाला है। 11 साल की उम्र तक उन्होंने 2 कॉलेज स्टूडेंट्स की मैथ्स की नॉलेज खत्म कर दी। उनसे बुक्स मांग कर पढ़े, सब समझ भी गए। 13 साल में एसएल लोनी की ट्रिग्नोमेट्री की किताब से खुद ही एडवांस्ड मैथ्स सीख ली। 15-16 साल की उम्र में उनके दोस्त ने उनको एक पुरानी लाइब्रेरी की बुक दी, अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स बाय जीएस कैर। इस बुक में 5000 थियरम्स थे। प्रूफ्स कम या बिल्कुल नहीं थे। दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाते, पर रामानुजन के लिए ये बुक खजाना थी। उन्होंने हर एक थियरम को खुद से वेरीफाई किया, प्रूफ निकाला और बुक की नॉलेज 100% समझ ली। फिर जब बुक की नॉलेज खत्म हो गई, क्योंकि ये बुक सिर्फ 1860 तक की मैथ्स कवर करती थी, तब रामानुजन ने अपने खुद के थियरम्स और फॉर्मूलाज बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी नोटबुक्स को डिस्कवरी से भर दिया, जो उस जमाने के मैथमेटिशियंस ने कभी नहीं देखा था। पर इस जबरदस्त मैथ्स प्यार की वजह से प्रॉब्लम्स भी आए। रामानुजन का ध्यान सिर्फ मैथ्स में था, बाकी सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजियोलॉजी में बिल्कुल मन नहीं लगता था। स्कूल में सब सब्जेक्ट्स में ठीक थे, पर जैसे जैसे मैथ्स एडवांस होती गई, बाकी सब्जेक्ट्स इग्नोर होने लगे। 1904 में जब 16 साल के थे तो मैथ्स में टॉप करके स्कॉलरशिप मिली गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंबाकोनम में। पर कॉलेज में हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। मैथ्स के अलावा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता था। नोटबुक्स में दूसरे सब्जेक्ट्स के पीरियड में भी मैथ्स के सम्स करते रहते। इस वजह से मैथ्स को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। स्कॉलरशिप चली गई, डिग्री नहीं मिली। प्रेशर के कारण एक बार घर भी छोड़ दिया। दूसरे शहर चले गए थे कुछ दिन के लिए, पर वापस आ गए। फिर 1906 में पचैयप्पास कॉलेज मद्रास ज्वाइन किया, पर वही स्टोरी रिपीट हुई। मैथ्स में जबरदस्त, बाकी में फेल। फिर कॉलेज छोड़ना पड़ा, डिग्री नहीं मिली। ये टाइम रामानुजन के लिए सबसे टफ था। बहुत टैलेंटेड थे, पर न डिग्री थी न जॉब, ऊपर से पैसे की बहुत प्रॉब्लम। 1909 में उनकी शादी भी हो गई थी जानकी से, जो उस टाइम छोटी थी, 10 साल की। पर वो उनके साथ बाद में आई जब बड़ी हो गई। अब रामानुजन पर जिम्मेदारी भी थी, पर कमाई कुछ नहीं थी। डिग्री के बिना रामानुजन ट्यूटरिंग या छोटी मोटी जॉब्स करके जिंदा रहे। साथ साथ मैथ्स में रिसर्च भी करते रहे। गरीबी इतनी थी कि कई बार खाना भी नहीं होता। दोस्तों के भरोसे खाना मिलता, लेकिन मैथ्स का जुनून नहीं गया। हर दिन आइडियाज और रिजल्ट्स लिखते रहते, नोटबुक्स भरते रहते। 22 इयर्स की एज तक उन्होंने अपनी डिस्कवरी से कई नोटबुक्स भर दी थी, जो पूरी दुनिया के लिए नई थी। 1910 तक रामानुजन साउथ इंडिया में मैथ जीनियस के नाम से जाने जाने लगे, पर फिर भी अकेले ही रिसर्च कर रहे थे। उनके पास कोई फॉर्मल टीचर या लेटेस्ट रिसर्च का एक्सेस नहीं था। फिर भी वो खुद से मैथ्स की दुनिया में नए आइडियाज बना रहे थे। 1910 में उनकी मुलाकात वी रामास्वामी अय्यर से हुई, जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर थे। अय्यर रामानुजन की टैलेंट देखकर हैरान हो गए और उनकी मदद से रामानुजन का पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ 1911 में बर्नौली नंबर्स पर, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में। यह बहुत बड़ी बात थी, एक कॉलेज ड्रॉप आउट का रिसर्च पेपर प्रोफेशनल जर्नल में आना।
रामानुजन की मुलाकात एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर एस रामचंद्र राव से भी हुई। पहली बार जब राव ने रामानुजन को देखा तो शक हुआ, क्योंकि रामानुजन पुरानी शर्ट और धोती पहने हुए एक घिसे पिटी नोटबुक लेकर आए थे। रामानुजन ने अपने रिजल्ट्स दिखाए। पहले तो राव को समझ नहीं आया कि ये लड़का समझदार है या सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है, पर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि रामानुजन सच में जीनियस हैं। रामानुजन ने थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प मांगी ताकि वो शांति से मैथ्स कर सके। राव इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपनी जेब से रामानुजन को हर महीने पैसे देने स्टार्ट कर दिए ताकि रामानुजन बिना भूखे रिसर्च कर सके। पर रामानुजन जिद्दी और खुददार भी थे। उन्होंने चैरिटी लेना अच्छा नहीं समझा। उन्होंने जॉब ढूंढना शुरू किया। 1912 में कुछ लोगों की मदद से मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की जॉब मिल गई। सैलरी कम थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनके कुछ कलीग्स भी मैथ्स में इंटरेस्ट रखते थे। चीफ अकाउंटेंट एस नारायण अय्यर मैथ्स के शौकीन थे और रामानुजन की एबिलिटी देख के चक्कर में पड़ गए। सपोर्टिव कलीग्स होने का मतलब था कि रामानुजन फ्री टाइम में और कभी कभी ऑफिस टाइम में भी मैथ्स कर सकते थे। इस दौरान रामानुजन का नाम मद्रास में और मशहूर होने लगा। वो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जनरल में प्रॉब्लम्स पोस्ट करते और सॉल्व करते। कभी कभी अपना नाम एस रामानुजन पोर्ट ट्रस्ट मद्रास लिख के भेजते। वो लोकल सेलिब्रिटी बन गए थे। पर रामानुजन को भी समझ आ रहा था कि अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें दुनिया के मैथ्स एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। यूरोप में उस समय सबसे एडवांस्ड मैथ्स होती थी और रामानुजन के आइडियाज इतने नए और अजीब थे कि लोकल लोग कभी समझ ही नहीं पाते थे। इसलिए उनके फ्रेंड्स जैसे नारायण अय्यर ने कहा कि अपने रिसर्च को इंडिया के बाहर भेजना चाहिए ताकि किसी फॉरेन एक्सपर्ट की नज़र पड़े। 1912 के एंड और 1913 के स्टार्टिंग में रामानुजन और उनके सपोर्टर्स ने ब्रिटिश मैथमेटिशियंस को अप्रोच किया। शुरुआत में रिस्पांस ठंडा था। कुछ लोगों ने कहा तुम्हें पहले और पढ़ाई करनी चाहिए। लंदन के प्रोफेसर MJM हिल ने रामानुजन के काम को देखा और कहा टैलेंट तो है पर काम में प्रॉपर फाउंडेशन नहीं है। कैम्ब्रिज के कुछ प्रोफेसर्स ने तो रिप्लाई भी नहीं दिया। कुछ ने पेपर्स वापस भेज दिए। फिर भी रामानुजन ने हिम्मत नहीं हारी। 1913 के जनवरी में उन्होंने सीधा दुनिया के फेमस मैथमेटिशियन G.H. हार्डी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को एक लंबा लेटर लिख दिया। 16 जनवरी 1913 को भेजे गए इस लेटर में रामानुजन ने अपने बारे में लिखा कि वो मद्रास में क्लर्क हैं, फॉर्मल डिग्री नहीं है, पर उन्होंने कुछ नए मैथ्स के डिस्कवरीज किए हैं। इस लेटर में लगभग 120 असली फॉर्मूलाज और थ्योरम्स दिए थे, बिना प्रूफ के, सिर्फ रिजल्ट। हार्डी को इंडिया से आया ये अजीब लेटर मिला। पहले तो वो उन्होंने सोचा ये प्रैंक है, पर जब उन्होंने फॉर्मूलाज देखना स्टार्ट किया तो चौंक गए। कुछ रिजल्ट्स जाने पहचाने थे, पर बहुत सारे ऐसे थे जो हार्डी ने कभी नहीं देखे थे। कुछ इन्फिनिट सीरीज थे जो अजीब वैल्यू दे रहे थे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज थे, कुछ तो इम्पॉसिबल लग रहे थे। एक फॉर्मूला तो 1/π के लिए था जो इतना वियर्ड था कि हार्डी को पता था कोई नॉर्मल इंसान ऐसे बस लिख नहीं सकता। एक और रिजल्ट था जिसमें 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, इसका सम -1/12 आया था, जो नॉर्मल सेंस में नहीं, एक अलग सेंस में सही था। हार्डी ने लेटर अपने फ्रेंड J.E. लिटिलवुड को दिखाया। दोनों ने एक पूरी रात लगाकर हर लाइन चेक की। रात के एंड तक उन्हें यकीन हो गया कि रामानुजन असली जीनियस हैं और ये लेटर हार्डी की लाइफ का सबसे रिमार्केबल लेटर है। हार्डी ने बाद में कहा कि रामानुजन के कुछ रिजल्ट्स मुझे पूरा कंफ्यूज कर दिए। मैंने आज तक ऐसे कुछ नहीं देखा था और ये सच होने चाहिए, क्योंकि अगर गलत होते तो कोई इंसान ये सोच भी नहीं सकता था। 8 फरवरी 1913 को हार्डी ने रामानुजन को लेटर भेजा। उनके काम में बहुत इंटरेस्ट दिखाया और कुछ रिजल्ट्स के प्रूफ मांगे। हार्डी और लिटिलवुड सोचने लगे कि रामानुजन को पैसे सपोर्ट करें। उन्हें समझ आ गया कि ये इंसान इंडिया में बैठा है बिना रिसोर्सेस के, पर टैलेंट में काफ़ी आगे हैं।
इस बीच रामानुजन हार्डी का रिप्लाई पाकर काफी खुश हो गए। उन्होंने वापस लिखा, अब मुझे आप में एक दोस्त मिल गया है जो मेरी मेहनत की कदर करता है। रामानुजन ने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी खुल के बताई कि मैं आधा भूखा ही रहता हूँ और उम्मीद कि शायद हार्डी कोई जॉब या स्कॉलरशिप दिलवा सकें। हार्डी ने सोचा कि सिर्फ लेटर लिखना काफी नहीं है, रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाना चाहिए। पर यह बहुत मुश्किल था क्योंकि रामानुजन एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे। उनके और उनके परिवार का विदेश जाने के खिलाफ सोच थी। उस जमाने में समुंदर पार करने से लोग कास्ट खोने का डर रखते थे। ऊपर से वर्ल्ड वॉर 1 भी स्टार्ट हो रही थी। ट्रैवल और रिस्की हो गया था। हार्डी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से स्पेशल स्कॉलरशिप दिलवा दी ताकि रामानुजन इंग्लैंड जा सके। हार्डी के एक पुराने स्टूडेंट E.H. नेविले मद्रास में ही थे। उन्होंने पर्सनली रामानुजन और उनकी माँ से मिलकर उनको मना लिया। आखिर रामानुजन की माँ का दिल बदल गया। उन्होंने सपने में अपनी फैमिली की देवी नमागिरी को देखा, जिन्होंने कहा कि बेटे को रोको मत। परिवार की परमिशन मिल गई, पैसा भी अरेंज हो गया और रामानुजन ने हाँ कर दिया कैम्ब्रिज जाने को। 17 मार्च 1914 को रामानुजन मद्रास से इंग्लैंड निकल पड़े। ये उनके लिए बहुत बड़ा कदम था क्योंकि पहली बार अपने शहर से बाहर जा रहे थे और अब सीधा एक अजनबी देश जा रहे थे। उनकी वाइफ जो अभी अभी उनके साथ रहना स्टार्ट की थी, वो रामानुजन के पेरेंट्स के पास रुक गई जब रामानुजन इंग्लैंड गए। अप्रैल 1914 में रामानुजन इंग्लैंड पहुंच गए। तब उनकी उम्र 26 ईयर्स थी। हार्डी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तब ट्रिनिटी कॉलेज में उनके लिए सब कुछ अरेंज किया हुआ था। लंदन पहुंचते ही प्रोफेसर E.H. नेविले ने उनको रिसीव किया और कैम्ब्रिज ले गए। कुछ महीने बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई, पर कैम्ब्रिज में एकेडमिक्स चलता रहा। हालत मुश्किल थे पर पढ़ाई का माहौल बना रहा। रामानुजन के लिए कैम्ब्रिज एक नई दुनिया थी। पहली बार उन्होंने इतने सारे एक्सपर्ट मैथमेटिशियंस देखे। यूनिवर्सिटी का माहौल उनके लिए इंटिमिडेटिंग था, पर यही जगह थी जहां उनके आइडियाज को समझने वाले लोग थे। हार्डी और लिटिलवुड ने तुरंत रामानुजन के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने रामानुजन के नोटबुक्स देखे जो नए थ्योरम से भरे हुए थे। हार्डी ने देखा कि कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी वेस्ट में जाने जाते हैं, कुछ गलत या अधूरे थे, पर बहुत सारी नई डिस्कवरीज थी, बिना प्रूफ के सही भी। हार्डी इम्प्रेस्ड हो गए। लिटिलवुड ने उनको फॉर्मल मैथ्स के तरीके सिखाने की कोशिश की, पर रामानुजन भी उनको नए आइडिया से हैरान करते रहते थे। उनके बीच मैथ्स का अप्रोच बिल्कुल अलग था। हार्डी प्रूफ और लॉजिक पे विश्वास रखते थे, एथिस्टिक और प्रैक्टिकल सोच वाले थे, जबकि रामानुजन इंट्यूशन पे चलते थे, स्पिरिचुअल थे, कहते थे कि फॉर्मूलाज भगवान की थॉट हैं। मैथ्स उनके लिए डिवाइन ट्रुथ था। हार्डी के लिए यह सब नया था, फिर भी दोस्ती और पार्टनरशिप बन गई। हार्डी मेंटर जैसे थे, पर रामानुजन की क्रिएटिविटी को कम नहीं होने दिया। लिटिलवुड कहते थे कि रामानुजन को लेक्चर देना ऐसा था जैसे वॉल्केनो को समझाना, क्योंकि रामानुजन सुनते ही नए आइडियाज ला देते थे। अगले 5 साल 1914 से 1919 रामानुजन ने कैम्ब्रिज में धमाका कर दिया। उन्होंने लगभग 30 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, कई हार्डी के साथ, कई खुद से। उनके कुछ इंपॉर्टेंट काम नंबर्स के पार्टीशन पर फॉर्मूला, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस, प्राइम नंबर्स थियरी, रामानुजन थीटा और ताऊ फंक्शंस जो बाद में मॉड्यूलर फॉर्म्स बने, और नंबर थियरी, इन्फिनिट सीरीज वाले कई आइडेंटिटीज और इक्वेशंस थे। 1916 में रामानुजन को कैम्ब्रिज से डिग्री मिली, बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च, जो PhD जैसे था। उन्होंने हाईली कंपोजिट नंबर्स पर थीसिस लिखी। हार्डी को टॉपिक पसंद नहीं था, पर उन्होंने रामानुजन की डेप्थ और टैलेंट की तारीफ की। रिकॉग्निशन भी मिलना शुरू हो गया। 1917 में लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के मेंबर बन गए और मई 1918 में उनको ब्रिटेन की सबसे बड़ी साइंस ऑनर फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS बना दिया गया। सिर्फ 30 इयर्स की एज में दूसरे इंडियन 19th सेंचुरी के बाद और सबसे छोटे फेलोज में से एक।
उनको एलिप्टिक फंक्शंस एंड द थियोरी ऑफ नंबर्स में कंट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट किया गया। 1918 में ही ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो भी बन गए, वही कॉलेज जिसमें कभी उन्हें डिग्री न होने की वजह से एडमिशन नहीं मिलता। एकेडमिक वर्ल्ड में रामानुजन टॉप पे पहुंच गए थे। मद्रास के एक छोटे से क्लर्क से कुछ सालों में इंग्लैंड के सबसे फेमस मैथमेटिशियन बन गए, पर इस सक्सेस के पीछे उनकी हेल्थ और फॉरेन लैंड का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड में रामानुजन की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। सबसे पहले उनकी हेल्थ बहुत खराब होने लगी। रामानुजन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे और इंग्लैंड में, वो भी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, अच्छा वेजिटेरियन खाना मिलना मुश्किल था। सब कुछ राशन पर था, सब्जी, दूध, फ्रूट्स मिलते ही नहीं थे। खुद ही कुकिंग करते थे पर न्यूट्रिशन नहीं मिलता था। ठंडी और सूखी भरी हवा भी उनके लिए अजीब थी, क्योंकि वो गर्म ह्यूमिड साउथ इंडिया से आए थे। इंग्लैंड की सर्दी उनको सूट नहीं की। 1916 तक रामानुजन काफ़ी पतले हो गए, बार बार बीमार पड़ते थे। डॉक्टर्स ने टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस किया, साथ ही विटामिन की कमी भी थी। टीबी का तब इलाज नहीं था, ज़्यादा केसेस में लोग मर जाते थे। 1917 में रामानुजन को महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उस वक्त वो बिल्कुल अकेले थे, कोई परिवार नहीं। पहली बार लाइफ में इतनी बड़ी बीमारी, वो भी परदेश में। इसी टाइम एक मशहूर इंसिडेंट हुआ। हार्डी हॉस्पिटल में रामानुजन से मिलने आया और कहा, आज टैक्सी का नंबर 1729 था। पता नहीं अनलकी तो नहीं। रामानुजन ने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं, 1729 तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। ये 2 अलग अलग तरीकों से 2 क्यूब्स का सम बन सकता है। 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब इक्वल्स 1729 और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल्स 1729। हार्डी हैरान रह गए। बिस्तर पर बीमार रामानुजन की मैथ वाली चमक कभी नहीं गई। अब 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं। बीमारी ने रामानुजन के दिमाग पर भी असर डाला। अकेलेपन और लंबे वक्त तक बीमार रहने से वो डिप्रेस हो गए। एक समय उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, पर बच गए और हार्डी ने उनकी पूरी देखभाल की। वॉर और राशनिंग ने जिंदगी और भी बोरिंग बना दी थी। हॉस्पिटल में बंद, दूर देश में, अपने प्यारे मैथ से दूर, सिर्फ वॉर की खबरें सुनते रहना। हेल्थ के अलावा रेसिज्म और कल्चरल आइसोलेशन भी था। कैम्ब्रिज में मोस्टली वाइट इंग्लिश लोग थे। एक इंडियन के लिए, वो भी 1910s में, अलग फील करना नेचुरल था। कई लोग भरोसा नहीं कर पाते थे कि एक हिंदू क्लर्क ऐसे जीनियस काम कैसे कर सकता है। कुछ लोग तो हार्डी पे शक करते थे कि शायद रामानुजन की मैथ्स कहीं से कॉपी की हो। हार्डी और कुछ क्लोज दोस्तों ने रामानुजन को पूरी रिस्पेक्ट दी, पर बाकी एनवायरनमेंट उतना फ्रेंडली नहीं था। रामानुजन हजारों मील दूर, नई ज़मीन, नए खाने, नई आदत, उनको अक्सर अकेला और अलग महसूस होता था। रामानुजन बहुत रिलीजियस भी थे। कैम्ब्रिज में भी रिचुअल्स फॉलो करते थे। ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, हेल्थ और सोशल लाइफ दोनों की वजह से। और कॉलेज हॉल में जाकर डिनर नहीं करते थे, क्योंकि मोस्टली नॉन वेज होता था। वॉर के चलते कम्युनिकेशन भी स्लो था। लेटर्स इंडिया से आने जाने में हफ्ते लग जाते थे, इसलिए परिवार से भी मिल नहीं पाते थे। ये सब प्रॉब्लम्स, हेल्थ, आइसोलेशन, वॉर मिलके रामानुजन की जिंदगी को मुश्किल बना रहे थे। 1990 के शुरू में डिसाइड हुआ कि रामानुजन को इंडिया वापस भेजना चाहिए। हेल्थ इंग्लैंड में सुधर नहीं रही थी और अब वॉर भी खत्म हो गई थी। ट्रेवल पॉसिबल हो गया था। सबने सोचा घर लौटने से उनका हेल्थ ठीक हो जाएगा। मार्च 1919 में रामानुजन वापस इंडिया आए। मद्रास पहुंचते ही लोकल साइंस कम्युनिटी ने हीरो की तरह वेलकम किया, क्योंकि उनके एफआरएस बनने और उनकी मैथ्स की न्यूज़ इंडिया पहुंच गई थी। पर उनका शरीर बहुत कमज़ोर था, पहले जैसी ताकत नहीं रही। रामानुजन अपने परिवार के साथ कुंभकोणम चले गए ताकि हेल्थ ठीक हो। वाइफ जानकी और माँ ने उनकी पूरी सेवा की। इंडियन क्लाइमेट, घर का खाने से थोड़ा बेटर फील हुआ, पर रामानुजन ने मैथ्स छोड़ा नहीं। बीमारी में भी मैथ्स करते रहे। बिस्तर पर लेटे लेटे भी नए थियरम्स और आइडियाज लिखते रहते थे। उनकी जिंदगी के आखिरी साल में रामानुजन ने मॉक थीटा फंक्शंस डिस्कवर किए। ये मैथ्स की एक नई टाइप की फंक्शंस थी जो उन्होंने
लेटर्स में और अपने नोटबुक्स में लिखा। 1920 में उन्होंने हार्डी को लेटर लिखकर ये बताया कि मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शंस निकाले हैं जो मैथ्स की नई दुनिया खोल देंगे। बीमारी में भी उनका दिमाग नई जगह पहुंच रहा था। उन्होंने लगभग 17 एग्जाम्पल्स दिए। उस वक्त हार्डी और बाकी मैथमेटिशियंस को ये समझ नहीं आया, पर आज के ज़माने में पता चला कि रामानुजन ने मैथ्स का एक नया फील्ड ही देख लिया था जो बाद में लोग समझ पाए। उनकी वाइफ जानकी ने बाद में बताया कि रामानुजन अंतिम दिनों में भी बिस्तर पर नोटबुक लेकर फॉर्मूलाज लिखते रहते थे। कमज़ोर शरीर के बावजूद दिमाग की जादू रुकी नहीं। बुखार में तपते हुए भी मैथ्स के सिंबल से पेजेस भरते रहते थे। ऐसे रिजल्ट्स लिखते जो बाद में मैथमेटिशियंस ने सालों में प्रूव किए। दुख की बात है कि रामानुजन की हेल्थ लगातार गिरती रही। 26 अप्रैल 1920 को सिर्फ 32 इयर्स की एज में रामानुजन की मौत हो गई। ऑफिशियल कॉज ट्यूबरकुलोसिस था। लीवर की बीमारी भी हो सकती थी, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं। मतलब एक लंबी, ठीक से इलाज न होने वाली इन्फेक्शन और न्यूट्रिशन की कमी ने रामानुजन को ले लिया। जब रामानुजन मरे तब ज्यादा लोग उनको नहीं जानते थे, सिर्फ मैथमेटिशियंस की दुनिया में ही उनका नाम था। पर जो लोग उनका काम जानते थे वो टूट गए। हार्डी, जो रामानुजन के सबसे क्लोज फ्रेंड और कोलैबोरेटर थे, वो दिल से सैड हो गए। हार्डी ने लिखा, मेरी पर्सनल लॉस कभी पूरी नहीं हो सकती। और उन्होंने रामानुजन के सारे पेपर्स और नोटबुक्स को इकट्ठा करवाया और सेफ रखवाया। उन नोटबुक्स में हजारों रिजल्ट्स थे बिना प्रूफ्स के, जिनमें से बहुत कुछ दुनिया के लिए नया था। मतलब रामानुजन अपनी मौत के बाद भी मैथ्स की दुनिया को गिफ्ट्स दे गए। रामानुजन ने मैथ्स के कई फील्ड्स में काम किया, पर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है नंबर थियरी, पूरे नंबर्स, इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज, इन्फिनिट सीरीज और मैथमेटिकल एनालिसिस, वो सम्स जो इन्फिनिट तक जाते हैं, और एनालिसिस की दूसरी चीज़ें, पार्टीशंस, कॉम्बिनेट्रिक्स में एक नंबर को कितने तरीके से छोटे नंबर्स का सम बना सकते हैं, मॉड्यूलर फॉर्म्स, एडवांस्ड नंबर थियरी में। मैथ्स का एक और डीप एरिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सिमेट्री से रिलेटेड है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें फ्रैक्शन के अंदर भी फ्रैक्शन होता है, जिसमें रामानुजन मास्टर थे। और भी कई टॉपिक्स हैं जैसे एलिप्टिकल फंक्शंस, पर फिलहाल यही मेन हाईलाइट हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि रामानुजन ने इतना सब कुछ अकेले ही किया, बिना प्रॉपर गाइडेंस के, बिना लेटेस्ट बुक्स के। बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे दिए जो बाद में दूसरे मैथमेटिशियंस को सालों लग गए प्रूव या समझने में। नंबर थियरी यानी नंबर्स की जादुई दुनिया। नंबर थियरी मैथ की रानी कहलाती है क्योंकि ये सबसे बेसिक नंबर्स यानी इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन और उनके रिलेशंस को समझती है। रामानुजन को नंबर थियरी में एक अलग ही लेवल की फीलिंग थी, जैसे नंबर्स उनके दोस्त हों। वो नंबर्स में पैटर्न्स देख लेते थे जो बाकी लोगों से छुप जाते थे। एक काम जो रामानुजन ने किया वो है हाईली कंपोजिट नंबर्स। ये वो नंबर्स होते हैं जिनके छोटे नंबर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा फैक्टर्स यानी डिवाइजर्स होते हैं। जैसे 1 का एक फैक्टर, 2 के 2, 4 के 3, 6 के 4 फैक्टर्स, 12 के 6। तो 12 एक हाईली कंपोजिट नंबर है क्योंकि उससे छोटे किसी भी नंबर में 6 फैक्टर्स नहीं मिलते। रामानुजन ने सिस्टमेटिकली इन नंबर्स की स्टडी की, लिस्ट बनाई, प्रॉपर्टीज ढूंढी। उनका पेपर आज भी मैथमेटिशियंस यूज करते हैं जब डिवाइजर्स की बात आती है। रामानुजन को प्राइम नंबर्स भी बहुत पसंद थे। प्राइम वो जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। प्राइम नंबर्स मैथ्स के एटम हैं। सब नंबर प्राइम्स में तोड़ सकते हैं। हार्डी के साथ मिलकर रामानुजन ने प्राइम नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर काम किया। प्राइम नंबर थ्योरम पहले से आई हुई थी, पर रामानुजन ने अपने आइडियाज दिए। पार्टीशंस और प्राइम्स को भी कनेक्ट किया उन्होंने, यहाँ तक कि उनके कुछ अर्ली प्राइम वाले काम सही नहीं थे क्योंकि प्राइम थियरी मुश्किल है और रामानुजन के पास वो टूल्स नहीं थे, पर उनका ट्राई करना भी उनकी हिम्मत दिखाता है।
एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है रामानुजन प्राइम्स। ये एक खास क्लास के प्राइम नंबर्स हैं जो उनके काम से इंस्पायर्ड हैं। डिफिनीशन बाद में दूसरे मैथमेटिशियंस ने बनाई। इससे पता चलता है कि प्राइम थियरी में उनका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। रामानुजन का नंबर्स के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी था। वो जीरो को शून्यता यानी एब्सोल्यूट रियलिटी और इन्फिनिटी को उसका इन्फिनिट रूप मानते थे। मतलब मैथ्स उनके लिए सिर्फ कैलकुलेशन नहीं थी, बल्कि ऊपर वाले के राज को समझना था। उनके फॉर्मूलाज में एक अजनबी मैजिक इसलिए है क्योंकि वो मानते थे कि ये सब उनको डिवाइन सोर्स से मिलता है। रामानुजन ने एक अरिथमेटिक फंक्शन पे कंजेक्चर दिया जो आज रामानुजन ताऊ फंक्शंस के नाम से फेमस है। इसके नंबर्स जैसे 1, -24, 252, -1472, 4830 ये एडवांस्ड मैथ्स का हिस्सा है। रामानुजन ने ताऊ फंक्शन पे कुछ अमेजिंग प्रॉपर्टीज गेस की जो उनके टाइम से बहुत आगे थी। इनमें से कुछ कंजेक्चर्स 1973 में जाकर प्रूव हुई जब पियरे डेलाइन जैसे मैथमेटिशियंस ने पूरी थ्योरी डेवलप की। मतलब रामानुजन ने रिजल्ट पहले देख लिया, बाकी लोग बाद में उस तक पहुंचे। ये मैथमेटिशियंस को आज तक शॉक करता है, जैसे रामानुजन ने फ्यूचर का मैथ पहले ही देख लिया हो। जैसे जैसे साल बीते और मैथमेटिशियंस रामानुज के मिस्ट्री रिजल्ट्स को प्रूव करते गए, उनका रिस्पेक्ट और बढ़ता गया क्योंकि हर बार साबित होता कि रामानुजन सही थे। मैथमेटिशियन हार्डी ने खुद कहा था कि प्योर टैलेंट में रामानुजन स्टैंड्स ऑलमोस्ट अलोन। हार्डी ने अपने हिसाब से रामानुजन को 100 में से 100 दिए, जबकि खुद को 25, लिटिलवुड को 30 और हिल्बर्ट जैसे बड़े मैथमेटिशियंस को 80। मतलब नंबर्स की दुनिया में रामानुजन का लेवल अलग ही था। रामानुजन का और काम इन्फिनिट सीरीज पे भी है। इन्फिनिट सीरीज का मतलब है ऐसे सम्स जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे 1 + ½ + 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस एंड सो ऑन। अगर आप ये सब ऐड करते जाएं तो आंसर 2 के पास आ जाता है। इसको कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। पर अगर आप 1 + 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन करते जाइए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ये डाइवर्जेंट है। रामानुजन को इन्फिनिट सीरीज के साथ खेलना आता था। वो ऐसे सीरीज को भी मीनिंग दे देते थे जिससे दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाते। रामानुजन की एक और बड़ी अचीवमेंट है उनका फॉर्मूला फॉर 1/π। पाई वो फेमस नंबर है जो सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। पाई के डिजिट्स निकालने के लिए लोग हमेशा नए तरीके ढूंढते रहे हैं। रामानुजन ने कुछ ऐसी इन्फिनिट सीरीज डिस्कवर किए जो बहुत तेजी से पाई का वैल्यू दे देते हैं। मतलब सिर्फ कुछ ही टर्म्स ऐड कर लीजिए तो पाई के बहुत सारे डिजिट्स मिल जाते हैं। 1987 में बोरवियन ब्रदर्स ने रामानुजन के एक फॉर्मूले से 1.7 करोड़ पाई के डिजिट्स निकाल दिए। मतलब 70 साल बाद भी रामानुजन के सीरीज इतने पावरफुल निकले कि दुनिया हैरान हो गई। और भी जबरदस्त काम था डाइवर्जेंट सीरीज पर। नॉर्मली अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + सो ऑन ऐड करें तो आंसर इन्फिनिटी आता है। पर रामानुजन ने अपनी एक टेक्निक बनाई जिसे रामानुजन समेशन कहते हैं, जिससे उन्होंने इनको भी फाइनाइट वैल्यू दे दी। जैसे उन्होंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन इक्वल्स -1/12। ये एक नॉर्मल इंसान को पागलपन लगता है, पर मैथ्स के एडवांस्ड थियरी में एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन के कॉन्सेप्ट से ये वैल्यू सही मानी जाती है। फिजिक्स में जैसे स्ट्रिंग थियरी में भी ये रिजल्ट काम आता है। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, -1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन। ये सम क्या है? 1 0। रामानुजन के समेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू हाफ होती है और ये भी मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से ठीक है। पहले भी कुछ मैथमेटिशियंस ने ऐसे सम्स सोचे थे, पर रामानुजन ने इसको एक नई हाइट पे ले गए। रामानुजन के काम में एक और धमाकेदार चीज़ है रॉजर्स रामानुजन आइडेंटिटीज। ये ऐसे दो इक्वेशंस हैं जिसमें एक तरफ इन्फिनिट सीरीज है, दूसरी तरफ इन्फिनिट प्रोडक्ट। मतलब
दो बिल्कुल अलग लगने वाली चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। रामानुजन ने ये आइडेंटिटीज खुद ही निकाली, बिना जाने कि पहले रॉजर्स नाम के मैथमेटिशियन ने भी ढूंढ ली थी। बाद में पता चला कि इनका यूज कॉम्बिनोट्रिक्स यानी नंबर को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने में और फिजिक्स में भी होता है। तो अगर और आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इन्फिनिट सीरीज एक ऐसा रास्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। बाकी लोग बस इतना देख सकते हैं कि रास्ते के स्टेप्स छोटे होते जा रहे हैं तो कहीं पहुंच जाएंगे, यानी कन्वर्जेंट। पर रामानुजन तो वो मैजिशियन थे जो कभी ख़त्म न होने वाले इवन भटकते सम्स में भी मीनिंग ढूंढ लेते थे। तो रामानुजन की वर्ल्ड में नंबर्स और इन्फिनिट सीरीज का जादू था जो आज भी सबको हैरान करता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।